हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। और आज की इस वीडियो में प्राचीन भारत के इतिहास का एक मुख्य टॉपिक हम लोग ध्यान देंगे, जिसका नाम है पाषाण काल। पाषाणकालीन सभ्यता के बारे में हम लोग जानेंगे। वीडियो के अंत में जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को भी ध्यान देंगे, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन बोले जाते हैं उसको हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम हिमांशु है। मैं आप लोगों को सामान्य अध्ययन पढ़ाऊँगा और आज के इस वीडियो में सामान्य अध्ययन का अहम टॉपिक प्राचीन भारत का इतिहास, जो पाषाण काल के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये देख लेते हैं प्राचीन भारत के इतिहास को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया। जो पहला है प्रागैतिहासिक काल, मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जिस काल में कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ हो, ठीक है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहा गया। जैसे कि पाषाणकालीन सभ्यता जो है प्रागैतिहासिक काल की है। आद्य ऐतिहासिक काल जिस काल में की लिपि जो है, लिपि तो है बट उसको पढ़ना मुश्किल है, वो लिपि अपठ्य है, जिसको पढ़ नहीं सकते हम लोग, उसे कहा गया आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, वो है आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा है ऐतिहासिक काल, जिसका लिखित विवरण मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया प्राचीन भारत के इतिहास के मुख्य 3 भाग हो गए, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, बात करते हैं पाषाणकालीन सभ्यता के बारे में। ऐसी सभ्यता, ऐसा काल जिसमें पत्थरों की विशेषता, पत्थरों के बनाए गए औजारों की विशेषता ज़्यादा रही हो। चूँकि आप देख सकते हैं यहाँ पे पत्थरों के औजारों की भिन्नता कितनी है। ऐसे ही बहुत सारे औजार हैं जो उस काल के प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले इसका जो अनुसंधान प्रारंभ हुआ 1863 ईस्वी में प्रारंभ हुआ पाषाणकालीन सभ्यता का। ठीक है, पाषाण निर्मित उपकरण की अधिकता होने के कारण, ये जो पाषाण में निर्मित उपकरण है बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इस संस्कृति को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल के बारे में स्टार्ट करते हैं हम लोग। पूरा पाषाण काल, सबसे पहले जान लें कि इसकी अवधि क्या है, इसका जो टेन्योर बात कर सकते हैं, इसका टेन्योर क्या है। 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक, यानी कि आप इसका समय देख सकते हैं, इसका समय अंतराल कितना बड़ा है, कितना ज़्यादा है। तो इस दौरान जो उपकरणों की भिन्नता बहुत ज़्यादा रही है। उपकरण भिन्न भिन्न प्रकार के प्राप्त किए गए, जैसे क्रोड उपकरण, फलक उपकरण। देखिए, जैसे क्रोड उपकरण थे, फलक उपकरण थे, तीक्ष्णी एवं खुरची उपकरण। चूँकि इन लोगों की भिन्नता बहुत ज़्यादा थी, तो इसको भी 3 भागों में विभाजित किया गया। पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, देखिए, जब बात की जाती है किसी भी काल की, इतिहास के किसी काल की, तो उसका कहीं ना कहीं किसी न किसी जगहों से उसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, देखिए, पूरा पाषाण काल के जो प्रमुख जगह और प्रमुख साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं उसके बारे में जानते हैं। उसमें सबसे पहले आता है सोहन नदी घाटी। जो सबसे पहले जो पंजाब की सोहन नदी घाटी है, जो कि पाकिस्तान में स्थित है, वहाँ से चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए। ठीक है, अब जानते हैं कि चापर चापिंग पेबुल संस्कृति है क्या, इसका मतलब क्या है। चापर चापिंग पेबुल, ये 3 प्रकार के औजार आप समझ सकते हैं, पत्थरों के बने हुए औजार हैं, चापर, चापिंग और पेबुल। सबसे पहले ये देख सकते हैं, ये जो है, ये बना हुआ है, इसको पेबुल बोला गया है। ठीक है, ये पेबुल है। तो पेबुल एक प्रकार का उस समय के पाषाणकालीन काल में जो पत्थर थे, वो जो जब नदियों में आप देख सकते हैं जो पत्थर हैं घिस जाते हैं और सपाट हो जाते हैं, ऊपर से भी प्लेन हो जाएगा और नीचे से भी प्लेन हो जाएगा, एक सपाट पत्थर बन जाएगा, उसी को पेबुल कहा गया। ठीक है, इसका उपयोग आदि मानव, जो उस समय के मानव थे, पाषाणकालीन मानव जो थे, उसका प्रयोग करते थे, शिकार करने के लिए प्रयोग करते थे। उसका प्रयोग जानवरों के शिकार में प्रमुख रूप से किया जाता था। और यदि ये जो पेबुल है, इसका ऊपरी जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से की बात करें, ये जब घिस जाता था, जब घिस जाने के कारण इसका ऊपर का एक भाग नुकीला हो जाता था, जिसको हम लोग चापर बोला, इतिहासकारों ने इसको चापर बोला। देखिए, चापर बड़े आकार वाला वह उपकरण है, चापर बड़े आकार वाला वह उपकरण है जो पेबुल से बनाया जाता है। जो पेबुल मैंने बताया ना अभी आपको कि ये पेबुल है, जो पत्थर सपाट है। ठीक है, इसके ऊपर की ओर
फलक निकाल कर धार बनाई गई है। ठीक है, फलक निकाला गया, फलक ऐसे निकाल दिया गया। ठीक है, और इस पे धार बना दिया गया ऐसे। तो ये क्या हो गया, ये ऊपर का एक हिस्सा धारदार हो गया, और ये जैसे चापर में जैसे प्लेन था, प्लेन है। तो इसका उपयोग जैसे कि पशुओं के स्किन को हटाने में, चमड़ों को हटाने के लिए इसका उपयोग मुख्य रूप से किया गया चापर को। और यदि यहीं जो पेबुल है, पेबुल का एक ये भी धारदार है और ये नीचे का भी धारदार हो गया, तो इसको बोला गया चापिंग। ठीक है, जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये जो ऊपर का हिस्सा धारदार है तो ये हो गया चापर, और इस जब दोनों हिस्से धारदार हो जाएं, ऊपर और नीचे नीचे दोनों धारदार हो जाए, तो इसको बोला गया चापिंग। ठीक है, तो आप इसमें देखिए, इसके ऊपर एक ही और फलक निकालकर धार बनाई गई। चापिंग उपकरण द्विधारीय होता है, अर्थात पेबुल के ऊपर दोनों किनारों को छीलकर उसमें धार बनाई गई है। ठीक है, जो पेबुल से ही चापर बनाया गया और पेबुल से ही चापिंग बनाई गई। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से इन 3 जो ये औजार हैं, इसके बारे में बहुत सारी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि चापर, चापिंग, पेबुल जो औजार है, किस जगह से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, एक और मुख्य जगह जो पाषाणकालीन जो जगह है उसके बारे में बात करते हैं, वहाँ से हैंडेक्स संस्कृति के औजार प्राप्त किए गए। ठीक है, इसके उपकरण सर्वप्रथम, हैंडेक्स संस्कृति के उपकरण सबसे पहले मद्रास के समीप बदमदुरै और अतिरपक्कम से प्राप्त हुए। ठीक है, ये साधारण पत्थरों से कोर तथा फ्लेक प्रणाली के द्वारा निर्मित किए गए हैं। इस संस्कृति के अन्य उपकरण क्लीवर, स्क्रैपर आदि हैं। ठीक है, हैंडेक्स संस्कृति की बात की जा रही है। हैंडेक्स का जैसा कि नाम आपको दिख रहा है, हैंडेक्स, इसको हैंडेक्स बोला गया है। ठीक है, इसका एक जो धार, एक हिस्सा है ऐसे होता है और एक हिस्सा ऊपर का नुकीला होता है, इसको हैंडेक्स बोला गया है। ठीक है, तो हैंडेक्स जो संस्कृति के जो पत्थर थे, हैंडेक्स संस्कृति के पत्थर सबसे पहले प्राप्त हुए मद्रास के समीप बदमदुरै और अतिरपक्कम से। ये क्या होता है, ये फ्लेक प्रणाली के पत्थर हैं। ठीक है, इसे देखिए, इसका उपयोग मुख्य रूप से शिकार में ही किया गया है। जैसे कि आप हैंडेक्स देख रहे हैं, हैंडेक्स का मतलब ये कुल्हाड़ी टाइप का जो कोई पत्थर है, उसका उपयोग मुख्य रूप से उस समय के मानव करते थे शिकार करने के लिए। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा कि मुख्य रूप से जो कौन कौन से स्थान प्रमुख थे पाषाण काल में और कौन कौन से औजार प्रयोग हुए हैं इसके दौरान, उसको हमने ध्यान दिया। हैंडेक्स संस्कृति के औजार, चापर, चापिंग, पेबुल संस्कृति के औजार। तो इसके साथ साथ जो क्वेश्चन पूछे गए हैं विगत परीक्षाओं में, इसकी खोज, जो पाषाणकालीन सभ्यताओं की खोज किसने की थी, उस इतिहासकार का नाम बताइए, उस पुरातत्वविद का नाम बताइए। तो जान लेते हैं कि कौन कौन से पुरातत्वविद काफ़ी अहम हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे के वैज्ञानिक हैं, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के एक वैज्ञानिक हैं रॉबर्ट ब्रूस फूट। ये ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक हैं और पुरातत्वविद भी हैं। 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने मद्रास से पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंडेक्स प्राप्त किया था। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्रूस फूट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि रॉबर्ट ब्रूस फूट कौन थे। ये भूगर्भ वैज्ञानिक थे और पुरातत्वविद भी थे। ठीक है, उन्होंने कौन से स्थान से पहला हैंडेक्स प्राप्त किया था, तो पल्लवरम, मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से हैंडेक्स प्राप्त किया था। ठीक है, इसी दौर में एक और वैज्ञानिक हुए विलियम किंग, जो अतिरपक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण प्राप्त किए थे। ठीक है, विलियम किंग कहाँ से उन्होंने पूर्व पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त किए थे, तो अतिरपक्कम से। ठीक है, एक और वैज्ञानिक हुए डी टेरा, जो 1935 में इन्होंने सोहन घाटी पे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। ठीक है, एक और इतिहासकार बहुत प्रमुख हैं GR शर्मा, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन संबंधित हैं। इनके निर्देशन में बेलन घाटी में एक अनुसंधान किया गया। बेलन घाटी इलाहाबाद के पास ही एक जगह है, जो जब इन्होंने इस बेलन घाटी का अनुसंधान किया तो पूर्व पाषाण काल के लगभग 44 पुरास्थल वहाँ से प्राप्त किए उन्होंने। कहाँ से? बेलन घाटी से। बेलन घाटी के पास अनुसंधान किसने किया? तो GR शर्मा ने। ठीक है, उनके निर्देशन में अनुसंधान किया गया। उपकरण के अतिरिक्त जो उपकरण तो प्राप्त हुए हैं, वहाँ बेलन के लोहदा नाला क्षेत्र से इस काल की अस्थिर निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है, जो कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित रखी हुई है।
तो जी आर शर्मा ने जब वहाँ पर अनुसंधान किया तो वहाँ पे उपकरण तो प्राप्त हुए ही, साथ में एक मुख्य रूप से अस्थियों द्वारा निर्मित एक मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त की गई है। अस्थियों द्वारा निर्मित यानी कि हड्डियों से निर्मित एक मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, जो कहाँ से मिली है? बेलन के लोहदा नाला क्षेत्र से प्राप्त हुई है। ठीक है, और ये कहाँ रखी हुई है? कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित रखी हुई है। तो ये अस्थियों निर्मित मातृ देवी, ये थोड़ा सा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अब देखिए चूंकि पूरा पाषाण काल के मानव का जीवन पूर्ण रूप से प्राकृतिक था, आप क्योंकि आप उसका समय देख सकते हैं, 25 लाख ईसा पूर्व की बात हम लोग कर रहे हैं, तो उस समय के मानव पूर्ण रूप से शिकार पर निर्भर थे और उनका भोजन मांस और कंदमूल हुआ करता था। ठीक है, तो और अग्नि के प्रयोग से वो लोग परिचित नहीं थे। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण कच्चा मांस खाते थे। इस युग का मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था, कि शिकारी होना लाजमी है, क्योंकि उस समय के मानवों का जो मुख्य रूप से भोजन ही था शिकार करना और वो कच्चा मांस खाना। उस काल के मानव पशुपालन और कृषि का ज्ञान नहीं था, पशुपालन नहीं करते थे, कृषि का ज्ञान भी नहीं था। ठीक है, खानाबदोश समझ लीजिए, वो खानाबदोश थे, शिकार करना, शिकार करके खाना, कंदमूल वगैरह खाना उनका मुख्य रूप से यही काम था। अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल का। अभी हमने पढ़ा क्या? पूर्व पाषाण काल। ठीक है, अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को जो समय है 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक माना गया है। ठीक है, मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी जो सबसे पहले कब प्राप्त हुई? 1867 से 68 ईस्वी में शुरू हो गई थी, इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी। ये जानकारी कैसे प्राप्त हुई? पहली बार जब शैल चित्र, रॉक पेंटिंग की जब साक्ष्य प्राप्त हुए, और वो ये साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? विंध्य क्षेत्र से। जब रॉक पेंटिंग, शैल चित्र के जो साक्ष्य प्राप्त हुए, तो इसके आधार पर मध्य पाषाण काल का प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो रॉक पेंटिंग की बात की जाती है, तो रॉक पेंटिंग कहाँ से प्राप्त हुए थे? विंध्य क्षेत्र से। रॉक पेंटिंग देखिए होता क्या है, रॉक पेंटिंग का मतलब ही है कि जो पत्थरों पे की गई पेंटिंग, ये देखिए पत्थर के की गई पेंटिंग है, पत्थरों पे बनाए गए हैं पेंटिंग, ये साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? विंध्य क्षेत्र से। ठीक है, ये पेंटिंग है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आगे हम बताएंगे कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है। मध्य पाषाण काल के औजार सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार हैं। ठीक है, मध्य पाषाण काल के जो औजार थे काफ़ी सूक्ष्म थे, बहुत छोटे थे। ठीक है, एक और बात देखिए, ध्यान दीजिएगा, मानव अस्थि पंजर सबसे पहले मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त हुआ है। मानव अस्थि पंजर से ये हमको साबित करता है कि मध्य पाषाण काल में लोगों को मृत होने के बाद लोगों को दफनाया जाना शुरू हो गया था। ठीक है, क्योंकि मानव अस्थि पंजर का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थलों के बारे में, और वहाँ से जब उसका अनुसंधान हुआ, उस स्थलों की खुदाई हुई, जो तो पुरातत्वविदों को क्या मिला, वहाँ के इतिहासकारों को क्या मिला, इसके बारे में ध्यान देते हैं और जानते हैं। और काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है, परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। गुजरात स्थित लंगलाज सबसे महत्वपूर्ण पुरास्थल है। यहाँ से लघु पाषाणोपकरणों के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियाँ, ठीक है, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 14 मानव कंकाल भी मिले हैं। ठीक है, गुजरात में एक लंगनाथ जगह है जो मध्य पाषाण काल का एक स्थल है। वहाँ पे देखिए सूक्ष्म पाषाण पत्थरों के औजार तो प्राप्त हुए हैं, साथ में पशुओं की हड्डियाँ भी प्राप्त हुई हैं। ठीक है, कब्रिस्तान भी है वहाँ पे, तथा मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं, और इसी जगह से 14 मानव कंकाल भी मिले हुए हैं। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल की महदा एक क्षेत्र है, इसी दौरान मध्य पाषाण काल का महदा एक क्षेत्र है जहाँ से हड्डियों से और सिंग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। महदा की बात करें तो महदा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महदा के बारे में जान लीजिए कि महदा सबसे पहले है कहाँ? महदा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, महदा, चूँकि महदा का जो क्षेत्र है ना काफ़ी बड़ा है, तो चूँकि बड़ा होने के कारण इसका साक्ष्य प्राप्त ये हुआ है कि इसको मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, झील क्षेत्र, बूचड़खाना क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान क्षेत्र। यानी कि जैसे कि ये महदा का क्षेत्र है, ठीक है, महदा हुआ स्थल है, पूरा स्थल है। इसका जब उत्खनन हुआ, इसका जब इतिहासकारों ने इसके बारे में जब पता किया, तो देखा कि महदा को ना 3 मुख्य भागों में विभाजित कर दिया गया है। ये हो गया झील क्षेत्र, ठीक है, दूसरा हो गया बूचड़खाना, और तीसरा हो गया कब्रिस्तान। तो बूचड़खाना का मतलब ही हुआ है जहाँ पे पशुओं की बलि दी जाती है, पशु काटे जाते हैं। ठीक है, तो
बूचड़ खाना वाले क्षेत्र से ना बहुत बड़ी मात्रा में सींग और हड्डियों से बने हुए आभूषण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है मध्य पाषाण काल के जो मानव थे ना, हड्डियों का प्रयोग शुरू कर दिए थे। हड्डियों का प्रयोग हथियार के लिए उन्होंने शुरू कर दिया था। पत्थरों के साथ साथ हड्डियों के भी औजार प्राप्त हुए हैं, वहाँ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उस समय हड्डियों द्वारा आभूषण बनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ मध्य पाषाण काल में। ठीक है, देखिए इसमें लिखा है बूचड़ खाना संकुल क्षेत्र से हड्डियों और सिंग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। ठीक है, मध्य पाषाण काल में एक डॉक्टर जय नारायण पांडे उन्होंने एक पुस्तक लिखी है मध्य पाषाण काल के बारे में। उस पुस्तक का नाम पुरातत्व विमर्श है, जो महदा, सराय नाहर राय और दमदमा 3 स्थलों के बारे में उन्होंने बताया कि यहाँ से हड्डियों के उपकरण एवं आभूषण पाए गए हैं। ठीक है, ये पुरातत्व विमर्श एक पुस्तक है, जय नारायण पांडे द्वारा लिखित है। उन्होंने 3 स्थलों की बात की, महदहा, सराय नाहर राय और दमदमा। अभी हमने महदहा के बारे में जान लिया। सराय नाहर भी प्रतापगढ़ में ही है और दमदमा भी प्रतापगढ़ में ही है। यदि बात करें दमदमा की, दमदमा के लिए दमदमा इसलिए मुख्य है क्योंकि वहाँ पे 41 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। समाधान यानी कि कब्रिस्तान की बात की जा रही है, कब्रिस्तान नहीं, कब्र की बात की जा रही है। ठीक है, वहाँ पे दमदमा में कितने समाधान प्राप्त हुए हैं? 41। ठीक है, ठीक है, ये 41 जो समाधान है प्रमुख रूप से चर्चा में इसलिए रहता है, इस पे क्वेश्चन भी आता है क्योंकि उसमें 5 समाधान जो है ना, 5 जो कब्रें हैं उसमें युग्म समाधान है, उसमें 2-2 लोगों को दफनाया गया है। 5 ऐसे कब्रें हैं जिसमें 2 लोगों को दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और एक समाधान में 3 मानव कंकाल, एक में क्या प्राप्त हुआ है? 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, यानी कि 3 लोगों को दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। शेष समाधानों में 1-1 लोगों को दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इससे कुल मिलाकर के 48 मानव कंकाल वहाँ प्राप्त हुआ है। ठीक है, दमदमा के बारे में जान लिए। अब बात करते हैं सराय नाहर राय में। ठीक है, सराय नाहर राय में एक ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव कंकाल एक ही साथ दफनाए गए हैं। ठीक है, सराय नाहर राय जो प्रतापगढ़ में ही स्थित है, यहाँ पे 4 मानव कंकालों को एक साथ दफनाया गया है। यहाँ की कब्रें आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थी। कब्रें छिछली तथा अंडाकार थी। ठीक है, अब बात करते हैं सराय नाहर राय के बारे में। तो सराय नाहर राय में एक समाधि मिली है जिसमें क्या हुआ है? 4 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, यानी कि ये दर्शाता है कि 4 लोगों को एक साथ दफनाया गया है। ठीक है, ये यहाँ की जो कब्र थी ना, जो निवास स्थान जब था वहाँ पे किसी का जिस निवास स्थान है, वो उसी निवास स्थान के अंदर ही ये कब्रें बनाई गई हैं। ठीक है, और उसी में लोगों को दफनाया गया है। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि कौन सा ऐसा स्थल है जहाँ से 4 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, एक ही कब्र से। तो वो कौन सा था? सराय नाहर प्राप्त हुए हैं। लिखैया जो क्षेत्र है मध्य पाषाण कालीन स्थल है, पूरा स्थल है, जहाँ से 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिसमें से कुछ तो सुरक्षित है और कुछ क्षत विक्षत रूप से अवस्था में है। ठीक है, अब बात करें कि एक जो पुरातत्वविद थे, जो इतिहासकार हैं, जिनका नाम जॉन आर लुकास है, उनके अनुसार लेखैया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। कितने मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं? 27 मानव कंकाल। लेखैया की बात कर रहे हैं, वो लेखैया। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल के मुख्य स्थलों के बारे में हमने जान लिया। उस स्थलों से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसके बारे में भी हमने जान लिया। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल के बारे में कुछ अहम बिंदु ये भी है कि पशुपालन का प्रारंभ भी मध्य पाषाण काल में ही हुआ था। पशुपालन का प्रारंभ के साक्ष्य जो थे भारत के आदमगढ़ जो होशंगाबाद मध्य प्रदेश तथा बागौर भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? भारत में आदमगढ़ और बागौर। ठीक है, आदमगढ़ कहाँ है? होशंगाबाद मध्य प्रदेश तथा बागौर कहाँ है? भीलवाड़ा राजस्थान में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है? पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ? तो मध्य पाषाण काल में। पशुपालन के साक्ष्य भारत में कहाँ प्राप्त हुए? तो आदमगढ़ और बागौर में। ठीक है, तो इससे पता चलता है मध्य पाषाण काल के मानव जो थे शिकार भी करते थे और साथ साथ में पशुपालन भी करते थे, वस्तुओं का संग्रह करके अपना पेट भरते थे। ठीक है, तो अब बात करते हैं नव पाषाण काल के बारे में। नव पाषाण काल
जिसका टेन्योर जिसकी अवधि है 12,000 ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व की। ठीक है, तो नवपाषाण काल में ही सबसे पहले खद्दानों का उत्पादन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, खद्दानों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, खद्दान यानी कि कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इस काल में गेहूं की कृषि भी प्रारंभ हुई थी, नवपाषाण काल में ही गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई थी। ठीक है, अब बात करते हैं कहाँ कहाँ कौन कौन से स्थलों पे कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन उसी से आता है कि चावल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, गेहूं का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो खोज के आधार पर प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल जो है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। ठीक है, लहुरा देव की बात की जा रही है। यहाँ से 9,000 ईसा पूर्व में, यहाँ से 9,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? लहुरा देव से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, लहुरा देव कहाँ पे है? संत कबीर नगर, जो संत कबीर नगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसी क्रम के दौरान हम लोग ध्यान देते हैं कि और पूरा स्थल है जहाँ से कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कृषि के साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़, ठीक है, पाकिस्तान में के जो बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7,000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहवा है, इलाहाबाद जिले में के बेलन नदी घाटी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, चावल की भूसी का साक्ष्य। तो देखिए ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, चावल की भूसी, चावल की भूसी का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कोल्डिहवा से। ठीक है, मेहरगढ़ से क्या प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से 7,000 ईसा पूर्व में गेहूं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चीन के यांगजी नदी घाटी के क्षेत्र से लगभग 7,000 ईसा पूर्व चावल उगाया गया था। ठीक है, चीन के यांगजी नदी घाटी से 7,000 ईसा पूर्व में चावल उगाया गया, इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मक्का का साक्ष्य कब प्राप्त हुआ है? मक्का का साक्ष्य 6,000 ईसा पूर्व मैक्सिको में पाया गया। ठीक है, बात करें तो बाजरे का साक्ष्य 5500 ईसा पूर्व में, ठीक है, चीन में। सिरघाम मतलब कि आप जई की बात की जा रही है, सिरघाम 5,000 ईसा पूर्व में पूर्वी अफ्रीका में। राई की बात करें तो 5,000 ईसा पूर्व में दक्षिण और पूर्व एशिया में, तथा जई की बात करें तो 2300 ईसा पूर्व में यूरोप में सबसे पहले उगाया गया, इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इसको बस ध्यान देना है कि बाजरे का कब पाया गया? 5500 ईसा पूर्व में। सेरगम 5,000 ईसा पूर्व में पूर्वी अफ्रीका में, राई 5,000 ईसा पूर्व में। ठीक है, ऐसे ही 2300 ईसा पूर्व में जई प्राप्त हुआ। और बात करें जो नवपाषाण काल में एक गुफराल जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। गुफराल जो है कश्मीर में नवपाषाणिक स्थल है। गुफराल की बात करें तो गुफराल क्या है? गुफराल का अर्थ ही होता है कि ऐसी गुफा, मतलब कुम्हारों की एक गुफा है। गुफराल का मतलब कश्मीर में कुम्हारों की एक गुफा होती थी, इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कुम्हार क्या करते थे? उस गुफाओं में मिट्टियों के बर्तन बना के रखते थे। जैसे आप देख सकते हैं, ये कश्मीर का गुफराल है जहाँ पे जो ये कुम्हार बैठा हुआ है और ये मिट्टी के बर्तन बना है। देख, चूँकि नवपाषाण काल में कृषि के साक्ष्य बहुत सारे स्थलों से प्राप्त हुए हैं, तो इसके आधार पर ये कहा जा सकता है यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालन का कार्य करते थे। ठीक है, अब बात करें एक और स्थल है चिरांद, बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हड्डियों के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। चिरांद से ही हिरण के सींगों से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? चिरांद से। चिरांद कहाँ है? बिहार के सारण जिले में। हिरण के सींग से निर्मित उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चिरांद से। नवपाषाण काल में क्या था? मृतकों को दफनाने के स्थल के रूप में बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। आप जैसे देखते हैं कि व्यक्तियों को दफना दिया गया, ठीक है, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा पत्थर लगा दिया जाता है, तो उसको दफनाया जाने, उसको पहचानने के लिए एक बहुत बड़ा पत्थर लगाया गया। ये कहाँ से प्राप्त हुआ? ये नवपाषाण काल से प्राप्त हुआ है। ठीक है, दक्षिण भारत में ऐसा किया गया था कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको दफनाया गया, उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा पत्थर, एक शिलाश्रय लगा दिया गया ताकि उस व्यक्ति की पहचान की जा सके। इसके साक्ष्य कब मिले हैं? नवपाषाण काल में ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नवपाषाणिक पूरा स्थलों से राख के
टीले का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। राख के टीले के साक्ष्य जो कर्नाटक के मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये राख के टीले के बारे में भी ध्यान देना है आपको। एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यदि कोई आविष्कार हुआ, आप नवपाषाण काल की बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये हुआ कि उस समय आग का उपयोग उन्होंने शुरू कर दिया था, यानी आग का आविष्कार नवपाषाण काल में ही शुरू हुआ था। अब आग का प्रयोग होने लगा तो मानव क्या हुआ, बस्तियां बसाने लगा। आग के प्रयोग से क्या हुआ कि लोग का जो खाना था, अब वो शिकार करके शिकार को पका करके खाने लगे थे। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की हमने बात की। ठीक है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कई पुरास्थलों की खुदाई हुई है। जो इतिहासकार थे इसकी खुदाई किए, जो वहाँ पे कई स्थल हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आहाड़ है, बलाथल है, बागोर है, ओजियाना और गिलुंद है, जो क्या है, ताम्रपाषाणी का स्थल है। इन सब स्थलों की खुदाई की गई, वहाँ से कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उसके साक्ष्य के बारे में बात करेंगे हम लोग। ये जो पुरास्थल है ये सारे हैं ना, ये बनास घाटी में स्थित है। ठीक है, बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहा गया। ठीक है, अब इसी क्रम में देखते हैं आहाड़। आहाड़ के बारे में जानते हैं। आहाड़ का जो पुराना नाम था आहाड़ का जो पुराना नाम था वो ताम्बवती था। ताम्बवती का अर्थ ही होता है तांबा वाली जगह। ताम्बवती किसे कहा गया, आहाड़ को। आहाड़ के पास ही एक गिलुंद था। गिलुंद में मिट्टी की इमारतें बनी हुई हैं, उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और इस मिट्टी की इमारतों में कहीं कहीं पक्की ईंटों का भी इस्तेमाल किया गया है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि मिट्टी की इमारतों का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिला है, तो गिलुंद में। ठीक है, आहार संस्कृति का जो समय टेन्योर है आप देख सकते हैं 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। ठीक है, और आहार संस्कृति का ना एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो साक्ष्य प्राप्त हुआ, जो थोड़ा सा और काल के साक्ष्यों से थोड़ा सा डिफरेंट था, क्योंकि वो जो मृदभांड की बात हुई है, मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तनों की बात हुई है। मिट्टी के बर्तन, इसके जो आहार संस्कृति के मिट्टी के बर्तन थे वो काफ़ी अलग थे। अलग इसलिए थे क्योंकि उस बर्तन के ऊपर ना सफ़ेद रंग की चित्रकारी की गई। अब बात कर लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो आपको सिंपल एक बार बस पढ़ लेना है, ध्यान देना है कि क्या है। ठीक है, जैसे कि कुछ प्रमुख स्थल हैं, मालवा, कायथा, एरण और नवादा टोली। नवादा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है जो खारगोन जिले में स्थित है। ठीक है, इसका उत्खनन HD संकालिया ने कराया था। ठीक है, HD संकालिया एक इतिहासकार पुरातत्वविद थे। यहाँ से मिट्टी, बांस एवं फूस के बने चकोर और वृत्ताकार घर मिले हैं। ठीक है, कहाँ से, नवादा टोली की बात कर रहे हैं हम लोग। नवादा टोली से मिट्टी, बांस एवं फूस के बने चौकोर और वृत्ताकार घर प्राप्त हुए हैं। चौकोर जैसे कि ऐसे घर प्राप्त हुआ है, ऐसे भी घर प्राप्त हुए हैं, जैसे ये देखिए ऐसे घर प्राप्त हुए हैं नवादा टोली से। ठीक है, यहाँ के जो मृदभांड है ना, लाल काले रंग के हैं। ठीक है, जिस पर ज्यामितीय आरेख मतलब दिखाए गए हैं। जैसे मान लीजिए कोई मृदभांड है तो उस पर ज्यामितीय आरेख है, ऐसे ऐसे एलिप्स बना हुआ है, सर्किल बना हुआ है। ठीक है, स्क्वायर बना हुआ है। ठीक है, ज्यामितीय आरेख उस पर दिखाई देते हैं। कहाँ के मृदभांडों पे, तो ये मुख्य रूप से नवादा टोली की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, जो है पाषाण काल के एक अहम टॉपिक में बात करें तो एक और संस्कृति है जोरवे संस्कृति। ठीक है, 1400 से 700 ईसा पूर्व की का इसका दौर है। तो इसके बारे में, जोरवे संस्कृति के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। कभी कभी परीक्षाओं में इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, बस सिंपल आपको ध्यान देना है। पश्चिम महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में जोरवे, नवासा और दैमाबाद, पुणे जिले में चंदोली, सोनगांव, इनामगांव, प्रकाश और नासिक, ये सभी पुरास्थल जोरवे संस्कृति के हैं। ठीक है, अब तक इसमें से 200 जोरवे स्थलों में गोदावरी का दैमाबाद सबसे बड़ा है। दैमाबाद की बात की जा रही है, गोदावरी का दैमाबाद जो जोरवे संस्कृति का स्थल है, ये सबसे बड़ा है। ये लगभग 20 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसमें लगभग 4000 लोग रहा करते थे। ठीक है, टोटीदार पात्र, जो टोटी वाले पात्र जो थे, टोटी वाले पात्रों की परंपरा जोरवे संस्कृति की ही पहचान है। ठीक है, इस प्रकार से
पाषाणकालीन सभ्यता के बारे में हमने पूरा कंप्लीट डिटेल में पढ़ लिया, ठीक है। लास्ट में हम लोग देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं उसके बारे में जान लेते हैं कि भारत में 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम को 1861 में, ठीक है। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया। पुरातत्व सर्वेक्षण को 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय में इसी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में जॉन मार्शल को इसका पहला महानिदेशक बनाया गया। किसको? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के, उसको सेंट्रलाइज कर दिया गया और उस जॉन मार्शल को उसका पहला महानिदेशक बना दिया गया। 1902 में जॉन मार्शल ने इसका कार्यभार संभाल लिया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग, ठीक है। और फाइनली ये हमने पाषाणकालीन सभ्यता का वीडियो आज हमने कंप्लीट किया।